हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर हल करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है, किस पर आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है। तो हमारी प्रश्नोत्तरी में टोटल 125 प्रश्न हैं, जिसमें भाषा विज्ञान, भारतीय काव्य शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, संस्कृत का व्याकरण, उसका गद्य पोर्शन, उसके बाद हिंदी का व्याकरण, इन सभी से प्रश्न समाहित किए गए। यानी कि आपका टोटल पूरा सिलेबस इसमें समाहित है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपके सामने ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद की रचना की और इसके माध्यम से उन्होंने इतिहास की लेखन परंपरा में योगदान दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया है वो कितने भाग में है, पहला भाग कब आया था, चौथा भाग कब आया था, मिस्र बंधुओं में कौन कौन नाम समाहित है, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में नहीं है। तो ये सब चीजें आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी भाषा और उद्गम का विकास जो है वो उदय नारायण तिवारी जी की रचना है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। और आपके सामने ऑप्शन है मिस्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और अभी तो मान लीजिए ये ऑप्शन सही है। कभी कभी ऑप्शन में विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ तिवारी, ऐसे भी ऑप्शन सिमिलर दे दिए जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप लोग ध्यान रखें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। और आप लोग कोशिश करिए कि जो भी प्रश्न आपको कठिन लगे उसको कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि एक बार फिर से उसको देख सकें। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम काल विभाजन इन्हीं के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी यदि आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर कर लीजिए, वीडियो की स्पीड तेज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है।
महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। सही उत्तर का चयन करें। तो भाषा काव्य संग्रह जो है वो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? यह निगेटिव प्रश्न है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का परिभाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। देखिए, जो पहला इतिहास लिखा गया था गारसा दत्तासी के द्वारा वो फ्रेंच भाषा में था। और ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इन इतिहास ग्रंथ लिखा और वो लिखा था 1883 ईस्वी के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? और आपके सामने ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके प्रवक्ता में पूछा गया है, प्रवक्ता या टीजीटी में पूछा गया है। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग निकला था। बाकी जो तीनों भाग थे वो 1913 ईस्वी में आए थे। तो ये दोनों चीज ध्यान रहे। अगला प्रश्न 11 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो देखिए, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई शुक्ल जी अपना इतिहास संवत में लिखे थे तो उसी तरह से याद करते रहते हैं। जब ईस्वी सन में आ जाता है तो थोड़ा लोग दिक्कत महसूस करने लगते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो किशोरीदास वाजपेयी हैं। केवल शब्दानुशासन पूछेगा या हेमचंद शब्दानुशासन पूछेगा तो उसकी रचना हेमचंद ने किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जेसुआ केटलर। इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था और उसका जो नाम था वो था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर कब लिखे थे? तो 1698 ईस्वी के लिखे। अगला प्रश्न 14 नंबर, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K., पादरी एडविन ग्रिब्ज, गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 14 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडविन ग्रिब्ज। इन्होंने ही अंग्रेजी भाषा में पहला इतिहास नहीं अंग्रेजी भाषा में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। बाकी एक प्रश्न और बनता है कि अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो वो लिखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है। बाकी गार्सा दतासी ने फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी शब्द सागर को जो संपादित किए हैं वो हैं आपके श्याम सुंदर दास जी, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो काशी नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लोगों को यही लगेगा ग्रियर्सन पहले लिखे होंगे। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पहले किसने लिखा था। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा था वो 1883 ईस्वी में लिखा था, जबकि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी में या ध्यान न देने के चक्कर में ये प्रश्न लोग गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 18 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला प्रश्न 19 नंबर, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरीश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
श्याम सुंदर दास, इन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर, पश्चिमी के किसी सिद्धांत को आधार बनाकर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। अब बताइए कि आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस ओर उन्मुख है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कि वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कवि माला। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसमें सबसे पहले वर्णों के क्रम के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा गया। अगला प्रश्न 23 नंबर, कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने ही उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा है। अगला प्रश्न 25 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? और आपके सामने ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। 25 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। की इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रमिक पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विधेयवादी पद्धति, और इसी में रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन।
27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मिस्र बंधु। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो शुक्ल जी ने जो रीतिकाल का समय माना है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इस्तबार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। बाकी प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है। प्रश्न नंबर 31 कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले ये छपा था। अगला प्रश्न नंबर 32 कि गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। सही उत्तर का चयन करें। तो 32 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1871 ईस्वी ये दूसरा संस्करण आया था और ये प्रश्न पूछा गया है पिछले साल। अगला प्रश्न 33 नंबर, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 33 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनका मानना था कि जो भक्ति काल का पीरियड है वो यहाँ के लोगों का स्वाभाविक रूप रहा है, इसके लिए बाहरी कारण जिम्मेदार नहीं। अगला प्रश्न 34 नंबर, नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का नाम बताइए। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। 34 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। ये प्रथम भाग का नाम था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने,
हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संकृत्यायन, शहीदुल्लाह, प्रभुचंद बागची। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 37 नंबर। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, थोड़ा गारसा गलत हो गया है, ठीक है, गारसा, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 38 नंबर। रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य। 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, तो देखिए वाच्य को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य कैसे रहते हैं, कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न 39 कि गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। 39 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10,000। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास, संधि एवं समास, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। यौगिक शब्दों की रचना के यही सब आधार। प्रश्न नंबर 41 कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थना, मंत्रणा। 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुष्ठान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निधड़क में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। सही उत्तर का चयन करें तो 42 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न 43 नंबर। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सही उत्तर का चयन करें तो 43 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, यानी कि यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न 44 नंबर। यदि ई, उ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और उसका परिवर्तन होकर य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? देखिए ये परिभाषा, अगर जैसे कुछ लोग ट्रिक के माध्यम से संधि पकड़ लेते हैं कि किसमें कौन सी संधि है, लेकिन अगर परिभाषा नहीं मालूम है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। गुण, वृद्धि, यण, अयादि। सही उत्तर का चयन करें तो 44 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न 45 नंबर कि संकल्प में कौन सी संधि है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि।
संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प, ये भी ध्यान रखिए। संकल्प है तो ये ना हो कि सन हो जाए, ना, सम होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से संधि चुनना है। पित्राज्ञा की संधि विच्छेद क्या होगी? पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस ज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। 46 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, नैतादृशा का संधि विच्छेद है। न प्लस एतादृशा, नय प्लस एतादृशा, नत प्लस एतादृशा, नैत प्लस दृशा। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 प्लस एतादृशा, ये ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 8, 6, 10। सही उत्तर का चयन करें तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, इनमें से भास की कृति है बाल भारत, नसद चरित, बाल चरित, नागानंद। तो 49 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल चरित, बी ऑप्शन इज राइट। भास की बाल चरित है, बाकी बाल भारत जो है ये राजशेखर का है, ये भी ध्यान रहे, दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 50, कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? 15, 18, 20, 24। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 51, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? और आपके सामने ऑप्शन है जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने प्रसन्न राघव ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षेते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको बताने का प्रयास करें। तो 52 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। कालिदास का यह स्टेटमेंट है। और मान लीजिए पूछ दिया गया ये स्टेटमेंट दे करके कि कालिदास ने किस अपने रचना में कहा था, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने कुमार संभवम में कहा है, तो इसको भी ध्यान रखिए, कुमार संभवम। आइए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम। सही उत्तर का चयन करें तो 53 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से हुआ है और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ठीक है, और किरातार्जुनीयम आप लोग जानते ही होंगे कि भारवी जी की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किसकी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये कालिदास का है। आगे, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। सही उत्तर का चयन करें। 55 नंबर का सही उत्तर बताइए कि दूत वाक्यम किसकी कृति है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाकवि भास की। भास ने
द्वुत वाक्यम लिखा है। भाषण ने टोटल 13 नाटक लिखे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसमें कुछ एकांक 5 एकांकियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करनी में अंतर। तो 56 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अगला प्रश्न 57 नंबर। खाने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुमुच्छा, बुभुक्षा, बुभुक्षु, जुगुप्सा। 57 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुभुक्षा, खाने की इच्छा को कहते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 58 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। बाकी वाक्यों के प्रकार आप लोग जानते होंगे, और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूजन में मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में डिस्टर्ब हो जाते हैं और गलत चूज कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है कि इसमें 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक उपवाक्य नहीं भी रहेगा तब भी एक का अस्तित्व रहेगा, ठीक है। और जो मिश्र होता है उसमें भी 2 उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक के अधूरे में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों में मोटी मोटा एक अंतर है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 59। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। सरल वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए ऊपर ही हम लोग बात किए हैं, यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वे संतुष्ट थे, यह भी पूर्ण है, उसने कभी शिकायत नहीं की, यह भी पूर्ण है, और इसलिए इसे जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन, आगमन, आमिष, सामिष, निषिद्ध, विहित, व्यास, समास। सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा अशुद्ध है विलोम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आमिष, सामिष, ये अशुद्ध है, बाकी ये तीनों विलोम आपके शुद्ध हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर। तरड़ी, तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? पहले और बाद के क्रम में क्रमशः। नाव सूर्य, सूर्य नाव, युवती नाव, सूर्य युवती। आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य नाव। पहले तरड़ी का अर्थ हो जाएगा सूर्य, दूसरे तरड़ी का अर्थ हो जाएगा नाव। अगला प्रश्न 62 नंबर। घन का अर्थ नहीं है, निगेटिव प्रश्न है, बादल, घर, बड़ा हथौड़ा, घना। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, घर। घन का अर्थ घर नहीं है, बाकी घन का बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, ये सब है। अगला प्रश्न 63 नंबर। कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द परिवाची शब्द नहीं है। यानी कि सोना का कौन सा इसमें परिवाची नहीं है? हाटक, कुंदन, मय, हेम। सही उत्तर का चयन करें।
तो मय हो जाएगा। मय जो है वो सोना का प्रवाची नहीं है, बाकी हाटक, कुंद और हेम ये तीनों सोना के प्रवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 64 कि निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना, जलज। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जलज। जलज जो है ये योगरूढ़ शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न 65 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना है। अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अनंत, अन प्लस अंत। ठीक है। अगला प्रश्न 66 नंबर निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। अब श्वेतांबर का बताइए कि बहुब्रीहि समास किस में विग्रह में सही होगा। अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेत रूपी अंबर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाकी आगे देखते हैं 67 किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। बताइए एक वचन किस में प्रयोग हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लड़के ने कहा, यानी कि कोई लड़का खड़ा है और वो कुछ कह रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। जवाब, हिसाब, गुलाब, शराब। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शराब। शराब स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी गुलाब, हिसाब और जवाब पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दही खट्टा है। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर। देखिए आप लोग काउंट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि प्रश्न बहुत सरल आ रहे हैं तो हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यदि आप 125 प्रश्नों को देखेंगे एक बार में और उसमें काउंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं तो 90-100 तक ही पहुंच पाता है। उसके आगे पहुंचाने के लिए आपको अथक प्रयास की जरूरत होती है, अथक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अच्छे तरीके से चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप लोग उसका जरूर ख्याल रखें और ये देखने की कोशिश करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इसमें टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक। तो देखिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करण कारक। से के द्वारा होता है, टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा। अगला प्रश्न 71 नंबर इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीरी। अगला प्रश्न 72 नंबर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उसमें
कंपन होता है कहलाती हैं? नासिक की ध्वनियां, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो 72 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा घोष ध्वनि। अगला प्रश्न 73 नंबर, कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है? द, भ, छ, क। 73 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकुवेज सर्जनिया नाम कंठा। ये क कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न 74 नंबर, कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? बोली, लिपि, उपभाषा, विभाषा। तो देखिए, भाषा को जो लिपिबद्ध किया जाता है वो लिपि ही कहलाती है। लिपि देखिए, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, इस तरह से लिपियां होते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा। सही उत्तर का चयन करें तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मथुरा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, अवहट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृति। वैदिक, उसके बाद लौकिक, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी। बाकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वो सब थे मध्यकालीन में। 77 नंबर प्रश्न, रस को काव्य का क्या माना जाता है? आनंद, कारक, आत्मा, आधार। 77 का सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, कबहू कहो यही रहन रहोंगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहाओगे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस, शांत रस। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जहां पे प्रसाद गुण होता है वहां पे शांत रस होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 79, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक की बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद्र धरे, सजनी नित्य सोचते हुए तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मृति, ग्लानि, वितर्क। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, संचारी भाव 33 होते हैं, ये लोग आप लोग जानते ही होंगे। 34वां संचारी भाव की कल्पना हमारे देव जी ने छल नाम से किया था। देव को तो आप लोग जानते ही होंगे। छल नामक संचारी भाव की कल्पना देव ने किया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्मृति हो जाएगा। इस पंक्ति में स्मृति नामक संचारी भाव है। बाकी रस पर आप लोग डिटेल्ड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के रस वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, कि जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सर धरव, जल हैं जय है मैल। उक्त पंक्तियां हैं। 80 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। अगला प्रश्न 81 नंबर, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भुवनेश्वर। 81 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव रचित नहीं है? उलटफेर, दुमदार आदमी, लवण धूंधो,
मर्दानी औरत। 82 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लमड़ धोंधो। ये बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है, इसलिए ये सही है, बद्रीनाथ भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो 83 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्ल जी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती को पहला मौलिक नाटक मानते हैं। बाकी आप लोग कोशिश करिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मौलिक नाटक हैं, जो अनुदित नाटक हैं, उसको अलग अलग जरूर याद कर लें, क्योंकि उससे प्रश्न बनते ही हैं। तो ऐसा ना हो कि नॉर्मल प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। तो 84 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सितारे हिंद। अगला प्रश्न 85 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट, पिनकॉट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। तो 85 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ये हिंदुस्तानी के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न 86 नंबर। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो 86 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 87 नंबर। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है 1730, 1741, 1750, 1761। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। टीजीटी या पीजीटी में किसी में पूछा गया था, जो 2021 वाला आपका हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1741 से। अगला प्रश्न 88 नंबर। आगे के कवि रिझ हैं सो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस वाक्यांश के रचनाकार कौन है? भिखारीदास, केशवदास, पद्माकर, द्विजदेव। तो 88 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भिखारीदास। इन्होंने ही ये पंक्ति लिखी है। अगला प्रश्न 89। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? बृंद, नागरीदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल। तो 89 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागरीदास। इन्होंने नीति विषयक काव्य नहीं लिखे हैं, बाकी बृंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल इन्होंने लिखा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, भक्ति परंपरा। तो 90 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त। देखिए घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव ये लोग रीतिमुक्त परंपरा के ही थे। अगला प्रश्न 91। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिऔध, राय कृष्णदास। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु युगीन लेखक है। अगला प्रश्न 92 नंबर कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। 92 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर।
समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। अगला प्रश्न 93 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? देखिए आपके सामने 4 गो विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किस विकल्प में जो वर्मा जी की रचनाएं हैं काव्य संग्रह वो सही क्रम में रखे गए हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। देखिए निहार जो है 1930 में लिखा गया था, नीरजा 1935 में, इसके बाद सांदगीत 1936 में और दीपशिखा 1942 ईस्वी में, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको वाकई में अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी कुछ सजेशन हो आपके लिए, आपका मेरे लिए, तो वो भी बताने का प्रयास करें ताकि प्रश्नोत्तरी में कुछ सुधार भी किया जा सके। 94 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। रहस्यवाद के मूल अर्थ में उन्होंने छायावाद में महादेवी वर्मा को बहुत प्रमुखता दिया है। अगला प्रश्न 95 नंबर, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, आनंद, निर्वेद, दर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है जो आप गलती कर देंगे। और मान लीजिए अगर आप सरल क्वेश्चन गलत करते हैं तो सिलेक्शन से बाहर ही समझिए अपने आप को। तो ये तो रटने वालों ने एकदम रट करके इधर उधर कर दिया होगा, बाकी आप भी ध्यान दीजिए, इसको रटिए और बताने का प्रयास करिए कि रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आनंद। ठीक है, अगला प्रश्न 96 नंबर, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए मुख्य रूप से प्रगतिवादी कवि आपके केदारनाथ अग्रवाल है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 96 नंबर, नहीं 96 तो हो गया, 97 नंबर, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी। 97 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कालजयी। देखिए कालजयी जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, ठीक है, मिश्र जी ने ये लिखा है, ये उनका खंड काव्य है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, ये उनका खंड काव्य है, 1980 में इसको लिखे थे। अगला प्रश्न 98 नंबर, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवित्री शामिल नहीं थी? अमृता भारती, नहीं शामिल थी, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। तो 98 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतला माथुर, ये दूसरे शतक में समाहित है। अगला प्रश्न 99 नंबर, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश। 99 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इनका संबंध यमपी था, ठीक है। अगला प्रश्न 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में
विश्वराज। इसमें बताइए कि नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो 100 नंबर का आपका सही उत्तर जाएगा छंदों का बंधन, ये इसकी विशेषता नहीं। कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास। तो 101 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो लाला श्रीनिवास दास। 102 नंबर प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो 102 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न 103 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, कोर्ट मार्शल में दरअसल सैनिक जीवन को भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें मुख्य जो समस्या है वो जातिवाद की समस्या को दिखाया गया है। और जो सैनिकों में जब भी कोई सैनिक नियम के विरुद्ध कार्य कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और ज्यूरी के सामने हाजिर होना पड़ता है। उनकी एक स्पेशल ब्रांच होती है। अगला प्रश्न 104 नंबर, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरीगंज। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी प्रश्नोत्तरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन करना, उसके बाद टाइप करना, उसके बाद उसको बनाना। तो आप लोग लाइक करें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा ताकि ऐसी ही प्रश्नोत्तरी और बनाया जाए। आइए प्रश्न नंबर 105 देखते हैं। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, कतरा दर बतरा, बीनू का सपना, आनंद मठ। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न 106 नंबर, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने किया? गिरधर, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण, विनोद कुमार शुक्ला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। 106 का डी। अगला प्रश्न 107 नंबर, कि नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। ये देखिए, पुराने जमाने में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। पुराने जमाने से मतलब है कि 2004, 2005, ये उस समय 2006 में एकदम बेतुक्का रीतिकाल की रचना दी गई है और उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि ये कौन सी रचना किस काल की नहीं है, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से। तो इसको बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न 108 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? कमलेश्वर, जैनेन्द्र, ममता कालिया, हरिशंकर परसाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र जी। ये प्रेमचंद युग में ही अपना पाठ बना चुके थे। अगला प्रश्न 109 नंबर, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। निबंध संग्रह की बात की जा रही है तो 109 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न 110 नंबर, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भागीरथ मिश्र, नगेंद्र। तो 110 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक लिखें। अगला प्रश्न 111 नंबर, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये प्रगतिवादी समीक्षक है। ठीक है। अगला प्रश्न 112 नंबर,
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, आत्मकथा। ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा इनकी है और ये पहला भाग है। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 114 नंबर, अप्रवासी की यात्राएं। ये है नहीं, ये अप्रवासी की यात्राएं, ये रचना है। ये इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 114 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने ही अप्रवासी की यात्राएं कृति लिखा है। और कब लिखे थे? तो 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न 115 नंबर, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त, शंकु, भट्टनायक, भट्टलोलट। सही उत्तर का चयन करें और आप लोग इस वाद को जरूर याद कर लें कि अभिव्यक्तिवाद किसका है, मितिवाद किसका है, अभ्यंजनावाद किसका है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद कहा है। शंकु का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर, कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, पाणिनि, भट्टलोलट। तो देखिए उत्पत्तिवाद जो है वो आपके भट्टलोलट का है। और इसके साथ आप लोग इनके दर्शन को भी याद करें। जैसे भट्टलोलट का जो दर्शन है वो मीमांसा है, ठीक है। इसी तरह से अभिनव गुप्त का जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। तो और अभिनव गुप्त का जो व्याख्या है वो अव्यक्तिवाद है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आइए हम प्रश्न नंबर 117 देखते हैं कि इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 13, 12, 14। सही उत्तर का चयन करें तो 117 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 वर्ण। अगला प्रश्न 118 नंबर, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा बताने का प्रयास करें। प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न 119 नंबर, कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुरिन, ठकुराइन, ठाकुर, ठाकुरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव नंदन की किताब में भी दिया है, ठकुरानी। अगला प्रश्न 121 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? यह ऑप्शन आपके सामने है और इसमें बताना है कि किसमें सभी तत्पुरुष समास है। तो देखिए, गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़छन, ये तीनों में तत्पुरुष समास है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 122 नंबर, कि नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ई, ली, ई।
122 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाली, ई प्रत्यय। अगला 123 नंबर प्रश्न कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कृष्णदास। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। इन्होंने साहित्य लहरी लिखा है। अगला प्रश्न, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, वैष्णवों को, सूफी कवियों को। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो 124 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो वैष्णवों को। अगला प्रश्न 125 नंबर, और इस प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम प्रश्न है कि मनुआ तो दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस करो? सूरदास, रहीम, रसखान, कबीरदास। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। नमस्कार।